अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेन टॉपिक तो सिक्योरिटी के हवाले से रहेगा और कुछ पेट्रोलियम की जो पाकिस्तान में स्टोरेजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। यूएई ने आज बहुत ही बड़ा एक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ओपेक को छोड़ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला किया गया। तो हमारे एक बड़े सीजन जो साथी हैं लॉ के और इन मैटर्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी जो मुझे भूली नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप अदालतों को काबू कर सकते हैं, उनके पर काट सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद ना हो और जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद ना हो वहाँ जमहूरियत भी नहीं होती। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपको शख्सी आज़ादियाँ, ह्यूमन राइट्स चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए फ़ंडामेंटली 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आज़ाद अदालतें जो कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें, और इंडिपेंडेंट मीडिया जो आज़ादी के साथ रिपोर्ट कर सके। अदालती निज़ाम में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खामी और ख़राबी ये थी कि जब जजेस बहाली मूवमेंट हुई इफ्तिखार चौधरी की, तो मैं ख़ुद जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने जब एहतजाज होते थे, एतजाज़ साहब आते थे, साथ बहुत से लोग जो सिविल सोसाइटी से आते थे, उनमें मैं भी और मेरे साथ ही बहुत से मीडिया के और लोग भी मौजूद होते थे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी और उसके बाद आने वाले किसी भी जज ने, वो साकिब निसार हो, वो कोई और साहब हो, उन्होंने उस पाकिस्तान के अवाम की गई कोशिश का ये फ़ायदा नहीं उठाया कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स ले आते, अदलिया की आज़ादी को कानून के ताबे कर देते, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए ट्रांसपेरेंट बना देते। बल्कि उस आज़ादी का मतलब ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाने और गिराने के काम आने लग गए थे। तो एक नया जो था ना, वो इक़्तिदार की तकोन के अंदर एक नया पावर सेंटर बन गया था। 58(2) भी तो हटा दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो प्रेसिडेंट को इख्तियार देता था कि वो बेयक जुम्छे कलम वो पार्लियामेंट को चलता कर देता था। लेकिन ये काम फिर हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई, दूसरे की कराई, तीसरे की कराई, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये चीज़ें वो पेश करते थे। इससे अदलिया मजबूत नहीं हुई। आज 3 जजेस का तबादला किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इनको सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तीनों को ट्रांसफ़र किया गया। तो प्रोग्राम की इब्तिदा में शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून, हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो गई? देखिए, मैं आपको ये बतौर ये एक अफसोसनाक आज मेरे लिए ये लम्हा है कि ये आर्टिकल 200 में जो तरमीम हुई और उसके नतीजे में जजेस को उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर करना जो है, ये मेरे लिए कोई इतनी प्लेजेंट बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, वो कोई भी इस बात को जो है वो दिल से इससे खुश नहीं हो सकता। लेकिन नदीम भाई, मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बड़े अफसोस से एक आपको बात बताऊं कि इदारे ठीक है, इदारों की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन इदारों में बैठे हुए जो अफराद होते हैं वो उस इदारे को या बहुत ऊंचा ले जाते हैं या बहुत नीचा भी ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि आज जो हुआ मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे उसमें भी बड़ा अफसोस हुआ था कि जब 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा था। लिख सकते हैं लेटर, ऑल राइट, कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखते हैं, आप अपनी ग्रीवेंसेस बताते हैं कि हम पे दबाव है, हम पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन उस लेटर की तशहीर की गई, उसको मुश्तहर किया गया, पूरे तौर पर वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर आया। और वो था क्या कि एक इदारा एक दूसरे सेंसिटिव इदारे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि वो हम पे दबाव डाल रहे हैं, अपने मनपसंद के फैसले करना चाहते हैं, और वो आप एक नई कंट्रोवर्सी और एक बहस जो है वो छिड़ गई, और वो इदारों के दरमियान एक तनाव और एक जो है महाजराई की एक जो है वो फिजा सामने आई। मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया है, ठीक है, ये सारी चीज मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनको भी कोई ऐसा एक तस्वर नहीं देना चाहिए कि वो वहाँ पे कोई यूनियन की काम कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। दिस वाज आल्सो उस दिन भी मैंने ये के ऊपर बैठ के कहा था कि ये अच्छी क्या ये ने किया, वहां पे हुई जिसने इन सबको वो सामने बात ये आई। शाह खावर साहब, आपकी
और जो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से सुन नहीं पा रहे, लेकिन आपका शुक्रिया, आपका कमेंट आ गया। शाह खबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनरल तारिक रशीद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में। सर आपको भी खुश आमदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन करेंगे। जनरल तारिक रशीद साहब, जजों की ट्रांसफ़र पे अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो कर लें। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, वो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम ना करे, ये उनका काम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह मीडिया आज़ाद हो, सच बोले। हाँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी के कहे के ऊपर किसी को उठा दूं, ना किसी के कहे के ऊपर किसी को गिरा। बिल्कुल, जो सच्चाई है बस वो मिर्च मसाले के बगैर वो आनी चाहिए और इंसाफ होता नजर आना तो अगर ये दो चीज़ें ना हो तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती, ना शख्सी आज़ादी हो बिल्कुल सकती। सही कह रहे हैं। तो हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं। खो चुके हैं। देखिए चर्चिल का मशहूर एक वो उसका बड़ा आता है एक माकूला जो उसे मंसूब है, जो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ, वी विल हैंडल दिस वॉर और इट इज सफिशिएंट फॉर अस कि हमारी कोर्ट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये शाह खबर साहब अभी जो बात कर रहे थे, अब देखें वो कह रहे हैं कि जजेस की मंशा के बगैर उन्हें पोस्ट करना। भाई क्या जजेस कोई आसमान से उतरी मखलूक है? मंशा के बगैर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इम्तिहान दे के या जैसे भी आए हुए हैं, तो जब 2 से 3 साल जैसे फौज में होता है तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। जोन बने हुए हैं, जैसे 2 से 3 साल पूरे होते हैं वो जोन मेरिट के हिसाब से अफसरों को रोटेट कर देते हैं। पूछने लग पड़े तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से निकले ही ना। तो आज जो 3 जजेस हुए हैं, मैं इनका देख रहा था, आई थिंक कम अज़ कम किसी जज को 5-6 साल से पहले नहीं हटाएगा। एक का तो 10 साल का अरसा है इस्लामाबाद बैठे हुए, 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग के कौन है। तो देखिए जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 3 बार बाद एक जिम्मेदार ओहदे के शख्स को चेंज किया जाए। मेरा वैसे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि इसमें जो रवायत ये थी कि कॉन्सेंट कंसर्न जज की ली जाती थी, देखिए उससे उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस था, ये जो फॉर्म 45-47 वाला लगा हुआ है। पता है कि इस जज ने फैसला करना है, जज की उठाओ ट्रांसफर कर दो, दैट इज सेपरेट केस, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जब एक जज केस सुन रहा है, ये बेंच फिक्सिंग वाला मामला आ जाता है ना, उसको चीजें उसको ठीक किया जा सकती, जब तक वो केस का फैसला नहीं करता वो बैठा रहे। लेकिन वैसे अगर उसका 3 साल हो चुके हैं, ही शुड बी पोस्टेड टू सम अदर। इस्लामाबाद से कोयटा भेजें, कोयटा से उसको सिंध ले जाएं, सिंध से पेशावर ले जाएं, ताकि मुल्क भी देखे और उसके जो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे एलिगेशन लग जाती हैं, वो उसमें ना लगे। और फिर देखिए फैसले हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, अक्सर हमने सुना होगा कि लोगों के तो जजेस को तो फैसले बोलते हैं। उस जज ने ये फैसला किया। हमारे यहाँ जजेस साहब वो अपने जो लेटर लिखते हैं वो भी आउट कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंटें देते रहते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो हम जैसे लेटर जो है जज हाई कोर्ट का लेटर एंट्री से आ जाता है कि इतनी साथ वकालत की आ गया। कभी हो सकता है कि फौज में देखें एक आप किसी लेटर एंट्री से लाके उसको ब्रिगेडियर बना के बैठा दें। सर फौज का बंदा ब्रिगेडियर रिटायर होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी पे नहीं लग जाता। देखिए वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लगता है ना वो सर, तो जब कर रहा है ना, लगता है ना सर। देखिए वो डिफरेंट है कि एक प्रोसीजर के तहत लगता है। एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा मुकर्रर है 2-2.5% का, वो उसमें जाके करते सर वो तो आप इंडक्ट होते हैं ना, जॉब से रहते हुए इंडक्ट हो जाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब भी हो उसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए कि आप मेरिट के तहत आए, इम्तिहान दें, इंटरव्यू हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो। अब मैं कई जजेस को देखता हूँ, देखें वो चल नहीं सकते, अच्छा और भी फिजिकल प्रॉब्लम नजर आते हैं। दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान में मैं 2 मिसालें आपको दूंगा, आप उसके ऊपर राय अपनी दे सकते हैं। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, नवाज शरीफ के दस्तखत से टिकट जारी हुए थे और अदालत से फैसला हो गया था कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। नवाज शरीफ क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते एज हेड ऑफ द पार्टी, तो उनके जारी किए हुए टिकट भी वैलिड नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वहीं से अदालत से एक फ़ैसला आया बल्ले के निशान के हवाले से, और वो भी पूरे इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद काजी साहब को याद आया कि ये तो बल्ले के ऊपर मैंने बात ही नहीं थी की, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने सत्यानाश कर दिया। तो अगर अदालतें ये काम करेंगी तो ये इंसाफ नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें इंसाफ का कत्ल
है या नहीं, ये तो शायद अदालतें और जो आने वाला टाइम है वो बेहतर बताएगा। लेकिन आपने, क्योंकि आपका सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले मुतल्लिक था, तो आई वांट टू गिव माय स्टेटमेंट ऑन दैट कि देखें, आपका पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक जज जो है वो सर्टन एरिया में लगा है, उसने इम्तहान दिया है और फिर वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये क्या नाम है, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसफर आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, उन्हीं के ही फाजिल कुलीग्स और जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगी, और जो वो डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर है, यहाँ 20-20 साल से जजेस लगे हुए हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हो जाते हैं। आपके ऑटोमेटिकली आपको अपनी पसंद और नापसंद के आपके क्लाइंट्स होते हैं, वकील होते हैं, केसेस होते हैं। तो इस जो अभी ये एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का जो सेटअप है वो बेहतर होगा, और द कमिंग ईयर्स आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे कि जब आपकी रोटेशंस शुरू हो जाएंगी। हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव सर पहलू ये होता कैसे है, हम होगा उस दानियाल नेगेटिव साहब? पहलू को जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, आपने लाहौर से एक बंदे को ट्रांसफ़र करके पहले तो उसका वो इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बन जाए, अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में, जहाँ से वो ऊपर से नीचे 10वें 12वें नंबर पे चले जाएगा। देखें, आप अगर सीनियरिटी बेस के ऊपर कह रहे हैं, अगर जहाँ कोई जज सीनियर हो तो सीनियर मोस्ट होगा इन द टाइम ऑफ सर्विंग, और अगर किसी और ऐसे स्टेशन में चले जाता है जहाँ वो उससे ज़्यादा सीनियर जजेस बैठे हैं, वो 10 के बजाय 20वें नंबर पे आ जाए, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिक्वेजिशन चीज़ें जो हैं और तरीक़ेकार मौजूद है। तो इससे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, मैंने जिस तरह कहा, वो ना बनती हैं ना बनेगी। आपका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ओवन मैंने इस तरह कहा पहले कि इसमें जो एक बिल्कुल इसमें हर्डल्स भी आएंगे या शायद कोई टीडिंग इश्यूज आए, लेकिन इन लॉन्गर रन जो है इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर रावलपिंडी का जज है, वो पिछले 10 साल से सिर्फ रावलपिंडी में सर्व कर रहा है, उसका एक चेंबर है, उसका एक नेटवर्क है, एक सलाम दुआ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, एक ऑटोमेटिकली एक बायस या लाइक्स या डिसलाइक्स पैदा हो जाते हैं। जब आप पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व सर इससे करेंगे, इंसाफ रोटेशन नहीं होने करेंगे, वाला तो जो आप आप कह देखेंगे रहे कितना हैं, खूबसूरत मुल्क भी है। इससे इंसाफ नहीं होने वाला। इंसाफ के लिए आपको कुछ असूल ज़ाब्ते वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ अखलाकियात वज़ा करनी पड़ेंगी। जिस शख्स ने, जिन जजों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, वो अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आपको सुना हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों दी थी। या जस्टिस वजूद्दीन के वालिद ने जो बाद में बातें बताई तो वो भी आपको पता है कि उन्होंने क्या बताई थी। नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल पे जब डिसक्वालीफाई किया गया तो वो क्या हकायक थे वो भी आपको पता है। तो जी, ये बिल्कुल तरीकाकार बिल्कुल। पाकिस्तान में आप समझते हैं ठीक है, तो कल उनके साथ हुआ था तो आने वाले कल में आपके साथ भी होगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नदीम मलिक जल्दी साहब, आ जाएगी, आपकी भी बारी आ जाएगी। तरीक़ाकार के ऊपर तो आपका डिफरेंस हो सकता है। और मैंने जिस तरह कहा कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिविटी की भी स्पेस होती है, लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है। और ओवर कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम आपके जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो ये बेहतरी होगी। हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी मर्जी के लोग बैठा दो और फिर सब बंदों से वही फैसले कराओ, तो वो एक ऑटोमेटिकली उसका एक पहलू मौजूद होगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एज टाइम पासेस, एज टाइम विल पास, तो इंशाल्लाह इससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और जो रोटेशन की वजह से जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म होकर ज़ातियात की लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म होंगी, और ऑटोमेटिकली एक बेहतर रूलिंग्स, वर्डिंग्स और चीज़ें आएंगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का केस हो या हमारे और सर पोलिटिकल मोजे केसेस की हो, दुआ करिए, हाँ बिल्कुल। आपकी इन तरमीमों से बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है। मोजे की दुआ करिए कि अल्लाह करे कि मोजा हो जाए। जनरल तारिक साहब से वो दूसरे टॉपिक को भी साथ कवर कर लें, ज़्यादा नहीं तो आगे निकल जाएगा मामला। सर वो आज ट्रंप साहब तो रोज़ कोई नया बयान ठोक देते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि वो कह रहे हैं जल्दी से हरमुज़ खोल दो, अब हमारे हालात बहुत बुरे हैं। तो हालात तो पूरी दुनिया के बुरे हैं और हरमुज़ खोलनी भी चाहिए, ठीक है, डील भी होनी चाहिए। कब तक होगी डील, मामला तो आगे कैसे चलेंगे? मैं इस पाने से पहले थोड़ा सा एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूँ जजेस के बारे में कि देखिए, हमने आपने जो मिसालें दी इससे हमें सीख के अपने अंदर प्रोसेस को बेहतर करना होगा और चेक एंड बैलेंस रखने होंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 3 करप्ट इदारे हैं पाकिस्तान के टॉप, उसमें पुलिस को बताया गया, जुडिशरी को बताया गया और टेंडरिंग सिस्टम को बताया गया।
तो अलग अलग पर्सनैलिटी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, कोई बहुत अच्छे हैं किनकी कुछ की रिप्यूट अच्छी नहीं, बट जैसे फौज में है ना जी सिस्टम एक मैच्योर है और उसके तहत आप चलते हैं, उसको वायलेट आप नहीं कर सकते सर। और अगर आप सीनियर हैं तो फिर आप अपने जहां मर्जी चले जाएं। सर आपने जो मिसाल दी है, मैं आपकी मिसाल से ही देखिए, फौज में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान ने 70-80 सालों में एक इदारा बनाया है फौज, तो और सीखना चाहिए। फौज में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो नवाज शरीफ की या इमरान खान की मर्जी से नहीं होती। एक दफा इमरान खान ने कोशिश की फैज के मामले में, तो इंजाम क्या हुआ वो भी पता चल गया। जजों के मामले में हम सारे जाके मुदाखलत करते हैं, ठीक है ना, हुकूमत भी करती है और आप लोग भी करते हैं। ये रोकने की जरूरत है सर, ताकि उसको भी इदारा बनने दे, उसको खड़ा होने दे। ट्रम्प पे आ जाए। ट्रम्प साहब तो आज जो ट्वीट किया है कि ईरान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, और उन्होंने खुद हमें, ईरान ने कहा है कि हम तो कोलैप्स होने वाले हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दें। तो मेरा ये ख्याल है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलनी होगी, दोनों को, और दोनों को खोलनी होगी, और वक्त खोलनी होगी। देखिए इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और ईरान ने तो खोल दी थी जब हमारे फील्ड मार्शल साहब 14 से 16 अप्रैल को होके आए, तो 16 को वापस आए और 16 की रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमने खोल दी है। लेकिन उधर से आया अमेरिका से कि हमने वो बंद कर दी है। तो ना ईरान उसको बंद कर सकता है, ना टैरिफ लगा सकता है, ना अमेरिका इंडेफिनेटली उसको कर सकता है। और जो रिपोर्टें आई हैं अमेरिका से निकल रही हैं कि उनका गल्फ में बेसिस में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, और रोज 1 से $1.5 बिलियन अभी भी खर्चा आ रहा है। $500-600 मिलियन ईरान का भी आ रहा है। तो ईरान की सारी ट्रेड भी देखें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो फील्ड मार्शल ने 3 दिन वहां रह के जो एक्सचेंज की वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, आई थिंक वो मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन वही है। बाकी जो मर्जी तारे तूरे खींचने की कोशिश करें, बात आगे नहीं बढ़ रही। देखिए अब ईरान जो कह रहा है, लेटेस्ट जो चीज़ें पता चली हैं कि जी न्यूक्लियर के मामले को थोड़ा सा साइड पर रख दें और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल लेते हैं। भाई आपके साथ जो जंगें हुई हैं पिछले 1 साल में 2, वो न्यूक्लियर पे हुई हैं। न्यूक्लियर के साथ डील होगी, जो भी होगा वो न्यूक्लियर उसमें शामिल होगा। उस पर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लैरिटी देनी होगी। और अमेरिका देखिए 14 से 15 मई को जा रहे हैं ट्रम्प साहब चाइना, वहाँ उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ, तो वो उससे पहले इसको खोल के जाएंगे। वरना अगर नहीं खोलते तो चाइना का जो 80 से 90% ऑयल लीडर है, तो आज वैसे LNG का एक शिप गुजरा है UAE का वहाँ से, तो ये अमेरिका उसको इंडेफिनेटली बंद नहीं कर सकता। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि 14-15 मई से पहले, काफ़ी उससे पहले एक कोई एग्रीमेंट थोड़ा करेंगे जिसमें खोलनी पड़ेगी इनको, और शिपमेंट वहाँ से चलेगी। बैरिस्टर दानियाल साहब से भी थे। बैरिस्टर दानियाल साहब, जो पाकिस्तान की बहुत ही शानदार कोशिश थी कि दोनों मुल्क जो 50 साल से बात नहीं करते उनको इकट्ठा बिठाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन आखिरकार माहिदा तो तेहरान और वाशिंगटन नहीं करना है, पाकिस्तान दोनों को इंकरेज कर सकता है, उनके इख्तलाफात कम करने की कोशिश कर सकता है। अब क्या तवक्कुआत हैं, नेक्स्ट राउंड कब होगा और कैसे होगा? देखिए इसमें नदीम मलिक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है कि कॉमन मैन के लिए कि जो मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, मीडिएटर होता क्या है? मीडिएटर एक जिरगोई होता है जो जिरगा करता है, वो जिरगा कामयाब हो या कामयाब ना हो, जो मीडिएटर होता है या जिरगोई होता है उसकी माशरे में हैसियत होती है, और माशरे में जिरगा वही कराता है जिसकी कोई अपनी हैसियत हो, और जिरगा कराने से उसकी हैसियत में बेहतरी आती है, कमी नहीं। तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये बड़ा पर्टिनेंट रोल है। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, आज दुनिया की नज़र में एक पीस मेकर या पीस कोलैबोरेटर के नाम से सामने आया, और दुनिया इसको एक नए नाम से जान रही है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी काविशें हैं फील्ड मार्शल साहब की, आर्मी प्राइम मिनिस्टर की, आपके फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड मंथ्स यू विल सी कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और है ये भी एक इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। देखें ये हम वो कौमों की बात कर रहे हैं जो पिछले 75 साल से 47 ईयर्स से आपस में इकट्ठी बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको सेम टेबल के ऊपर लेके ला के आने के लिए दोनों हार्डन्ड है, जो पंजाबी कहते हैं पींडे हो गए हैं। ईरान भी पींडा हो गया है कि इतने अरसे से सैंक्शंस को जो फेस कर रहा है। तो अब जो जूं इन डिप्लोमेटिक टर्म्स एज टाइम पासेस, तो कुछ वो फॉरगो कर रहे हैं, कुछ ये करेंगे, तो हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एक बड़ा पॉजिटिविटी है, उसमें एक खलूसी नीयत है, और बड़े मेहनत के साथ पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स वी विल बी एबल टू गेट देम बैक ऑन द सेम टेबल एंड एग्रीइंग ऑन द थिंग्स व्हिच आर
एक्सेप्टेबल बाय बोथ पार्टीज। तो उसमें इंशाल्लाह एक बेहतरी आपको नजर आएगी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड वीक्स। जनरल तारिक, जो फील्ड मार्शल का रोल था इसमें कलीदी था। जी जी बिल्कुल। वो वॉशिंगटन में वैंस से भी बात कर रहे थे, ट्रंप को भी उन्होंने कॉल की, तेहरान में जितनी क़यादत थी पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी और IRGC के लोगों से भी, वो 3 दिन वो जो वहाँ बैठे रहे तो सारों से कम्प्रीहेंसिव इंटरेक्शन हुआ। आई थिंक कभी भी सेंट्रल रोल उन्हीं का ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़, चाइना, रूस, सऊदी अरेबिया, इनको भी साथ में लाना पड़े ताकि इनको इंकरेज करें कि किसी मुआहदे के करीब ये पहुंच जाएंगे। ये सारे मिले हुए जिनके आपने नाम लिए देखे, चाइना बिल्कुल बैकग्राउंड में मिला हुआ है, हमने उनको पिक्चर किया हुआ है। अब्बास अरागची साहब खुद रशिया गए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, रशिया ने उनकी तारीफ की है। पूरी ईरानी 2015 वाला जो एग्रीमेंट था तो उन्होंने ईरानियंस ने अपने स्टॉक पाइल जो थे रूस के साथ उसका मुआहदा किया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस और चीन और पाकिस्तान तीनों को मिलकर इन्हें एक जगह पे लाना रूस पड़ेगा। से कैस्पियन सी से इनका ट्रेड चल रहा है, बाकी दुनिया से तो कटा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन रूस से थ्रू कैस्पियन सी सारा ट्रेड इनका चल रहा है। तो रशिया चाइना बहुत क्लोज है, SCO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, और अमेरिका के खिलाफ एक उनके अंदर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि ये कहा कि SCO के इजलास में वो जो डिटेल्स हैं उनके पास हथियारों वारों की, वो भी देने को तैयार हैं। तो आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग एट दिस ऑप्शन कि चाइना, पाकिस्तान, रूस तीनों के साथ मिलकर कोई अरेंजमेंट कर लें। और अगर ये ट्रंप साहब ने 14-15 मई से पहले मसला हल ना किया तो शी जिनपिंग का मेन पॉइंट ये होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। वहां जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट ठीक कर रहे हैं। आपको पता है 400 से 500 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है इनका, अमेरिका चाइना का, जिनमें से 314 मिलियन डॉलर तो चाइना उनको देता है और ये 100 मिलियन डॉलर उनको, 110 मिलियन डॉलर का ये ट्रेड उनके साथ करते हैं। तो 75% चीज़ें चाइना से अमेरिका आती हैं और 1/3 25% अभी तक है वो लार्जली चाइना के फेवर में। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो नैरो डाउन करे। तो वो अगर इन्होंने मसला हल ना किया तो क्या वहां बातचीत करेंगे। देखिए ये जो धन सब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था, पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था। कभी हमारे चाइना से तल्लुकात कम पड़े, कभी हमारा तुर्की से साथ कोई रिलेशन में फ़र्क आया, कभी हमारा सऊदी अरबिया के साथ किसी किस्म की ऐसा बात था, हर वक्त हमारे साथ खड़े हुए थे। कभी हमारा मलेशिया के साथ हम कभी आइसोलेशन में गए, कभी इंडोनेशिया के साथ गए। तो पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया चाह रहा था करना, वो अल्लाह ने उसको मुंह की खानी पड़ी, वो आइसोलेट हुआ है। हम कभी आइसोलेट नहीं थे, हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जैसे हम मीडिएशन कर रहे हैं, और ईरान ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है और वो हमारे से सिंसियर है। और ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं। कुछ हमारे जो दोस्त मुल्क थे ना, वो मार्का हक से पहले सदमोरी दिखा रहे थे, लेकिन मार्का हक में अल्लाह ताला ने टर्न अराउंड किया, उन्होंने दोबारा जफ्फी डाली पाकिस्तान। मार्का हक में जो फील्ड मार्शल साहब ने रिजॉल्व दिखाया, सारे पूरी कौम ने, पूरी कौम साथ खड़े होके देखे, उसने हर चीज दुनिया पाकिस्तान साहब और दानियाल चौधरी साहब, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे। UAE ने OPEC को छोड़ दिया, सऊदी अरब वाला पूरा ग्रुप छोड़ दिया, क्या करेंगे वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वो नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो पड़ा होता है या रिफाइनरीज के पास वही तेल है पाकिस्तान के पास। ब्रेक ले लें, दोनों इश्यूज पे बात करेंगे। वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमें ज्वाइन कर रहे हैं। OPEC का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उससे UAE ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। और UAE और सऊदी अरब के आप पिछले कुछ अरसे के मामला देखें तो बहुत सारे ममालिक में ये मुतहारिब ग्रुपों को सपोर्ट करता है UAE। जिसको ग्रुप को सूडान के अंदर सऊदी अरब सपोर्ट करता है, उसके उलट ग्रुप को UAE सपोर्ट करता है। सोमालिया में जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, उसके मुखालिफ को UAE सपोर्ट करता है। जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसका ये हिस्सा है। तो बाज़ मामलात में, जैसे सोमालीलैंड का मामला है, इसराइल और UAE दोनों की एक पॉलिसी है। यमन के अंदर इसराइल जिस ग्रुप को UAE सपोर्ट कर रहा है, उसके उलट ग्रुप के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं सऊदी अरब के। तो ये डिवीज़न OPEC वाली जो थी, ये थोड़ा सा बहुत से लोगों को शॉक होगा, लेकिन ऑयल प्रोड्यूस करने के हवाले से जो प्रोडक्शन लिमिट्स हैं उसके ऊपर भी सऊदी अरब और UAE ऑन बोर्ड नहीं थे। लेकिन ये डिसीजन क्या असरात मुरतब करेगा पेट्रोलियम की दुनिया में, और UAE और इसराइल कितने और करीब होंगे इस ग्रुपिंग में, और सऊदी अरब इनसे कितना अलहदा होगा और क्या सूरत हाल बनेगी, उसका जवाब लेंगे हम मिफ्ता साहब से। मिफ्ता साहब, आपको इसके क्या असरात नज़र आते हैं, ये जो अनाउंसमेंट है कि 1 मई से OPEC या OPEC+ का हिस्सा नहीं होगा UAE?
नदीम भाई, ओपेक अमूमन एक प्रोडक्शन कोटाज रखता है कि भाई हम फला मिलियन बैरल, 10 मिलियन बैरल या 12 मिलियन बैरल या हम रोज के प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो बांट लेते हैं आपस में कि हम किस तरह बांटेंगे। अमूमन सऊदी अरब क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो ऊपर और नीचे करता है उसकी अपने अपने कोटे को, तो जिससे ओपेक जो है वो सही रहता है। कुछ ममालिक, नाइजीरिया, वेनेजुएला, काफी गरीब ममालिक है रिलेटिवली स्पीकिंग, तो वो अपनी पूरी प्रोडक्शन करते रहते हैं। यूएई का भी प्रोडक्शन है, और यूएई का छोड़ने का मकसद ये है कि अब वो उस कोटे के पाबंद नहीं रहेंगे। अगर वो चाहें तो अब वो ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। ये जाहिर है कि एक कार्टेल था, उस कार्टेल का अगर एक बड़ा मेंबर निकल जाता है तो कार्टेल तो जो है वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, और इससे तेल की कीमतों में, बैन अवी कीमतों में लॉन्ग टर्म में जो है वो कमी वाक़ होगी। सर लेकिन आप देखिए जो ओपेक प्लस वाला मॉडल था उसमें रूस भी आ जाता है और मुल्क भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो यूएई अगर छोड़ के प्रोडक्शन इन्हांस करने की कोशिश करेगा तो जो ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड उसकी ट्रेंड आएगा वो यूएई को उसको फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन ये जो ग्रुपिंग है अभी नई जो हमें इस इलाके के अंदर नज़र आती है कि इसराइल, यूएई और अमेरिका ये आपस में एक तगड़ी लॉबी बन जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब से उन्होंने अपना रास्ता अलहदा कर लिया। इसका क्या असरात नज़र आते हैं आपका? एक तो ये कि ओपेक प्लस का भी मेंबरशिप ये छोड़ रहा है। जो जो ममालिक ओपेक प्लस में होते हैं, जो ओपेक की मीटिंग्स में बैठते हैं, लेकिन वो उसके फॉर्मल कोटे के हिस्से में नहीं होते, उसका भी ग्रुपिंग छोड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि इसकी इसकी जो है वो आपस में इनकी इख्तलाफात हैं सऊदी अरब से, जो कि आपने बताया यमन में, सूडान में, सोमालिया में, दीगर जगहों पे हैं। और एक देखें, अब ग्रुपिंग तो हो गई है। यूएई ने जाके एक इंडिया से भी मुआहदा किया है। सऊदी अरब का जाहिर है कि हमसे एक दिफा का मुआहदा है। पाकिस्तान की गो के कोशिश है, और सही कोशिश है, कि हम दोनों अरब ममालिक से दोस्ती रखें। तो यूएई के अंदर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी नौकरी करते हैं, बहुत सारे हमारे वहाँ पे वहाँ से हमें रेमिटेंस आता है। लेकिन कुछ अरसे तक मेरे ख्याल से दुश्वारी रहेगी। लेकिन और ये, लेकिन ये जो अब ये एक तरफ से अगर ये ग्रुप बन रहा है अमेरिका का, इसराइल का और यूएई का, तो इसके साथ साथ ये भी इन्फ्लुएंस है कि सऊदी अरब की भी बड़ी दोस्ती है अमेरिका से, कतर की भी बड़ी दोस्ती है अमेरिका से। कतर की रॉयल फैमिली ने अभी जहाज भी दिया है एक गिफ्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो इतना आसान नहीं होगा कि वो एक तरफ हो जाए और एकदम मार्का आराई हो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसराइल और यूएई की और इंडिया की एक थोड़ी सी एक ग्रुपिंग है, और उसका सामना जो है वो दीगर मुस्लिम लीग, सॉरी, दीगर मुस्लिम उम्मा के ममालिक को शायद करना पड़े। दुरुस्त है। मिफ्ता साहब, अभी रिसेंट क्राइसिस में पाकिस्तान जो बहुत अच्छी सफारतकारी कर रहा था, उस सफारतकारी में हम सब के साथ अच्छे ताल्लुक़ बना कर बैठे हुए थे, जिसकी बिना पे हमारे तेल के जहाज़ भी निकल आए। लेकिन अली परवेज़ साहब से कल हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सिंगल डे का भी स्ट्रेटिजिक रिज़र्व नहीं है। हम कमर्शियल रिज़र्व जो रिफाइनरीज़ के पास हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास हैं उसको तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर ज़ीरो रिज़र्व हैं, स्ट्रेटिजिक रिज़र्व हैं ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? ये तो बहुत बड़ा एक नाइटमेयर सिनारियो हो कि अगर आपके जहाज़ फंस जाते तो आपके पास पीछे था ही कुछ नहीं। देखिए, हमारे पास, हमने जो रूल किया हुआ है पाकिस्तान में, वो 21 दिन का रिजर्व तो हमारे पास ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास होना लाजमी है, 21 दिन। और जब ये क्राइसिस भी आया था उस वक्त इनके पास 21 नहीं बल्कि 27-28 दिन का रिजर्व होता है। उसके अलावा रिजर्व और भी होते हैं जो पेट्रोल पंप्स वगैरह के पास होते हैं, तो उनके पास भी है कि 2-4-6 दिन का रिजर्व होते हैं। इसके अलावा हमारी, मेरे ख्याल से दिफाई जो इदारे हैं उनके पास भी अपनी अपने कुछ न कुछ फ्यूल्स होते हैं। तो हालात इतनी इतनी संजीदा नहीं है, लेकिन जिसको अमेरिका मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहता है, वो 600 मिलियन गैलन या ऐसा कुछ 1 बिलियन गैलन उन्होंने रखे हुए हैं, और दीगर ममालिक करते हैं। वैसा हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कोई नहीं है, क्योंकि ये अगेन, अगर आप 1 महीने का रिजर्व रखेंगे तो $4 बिलियन की आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास मुल्क में $12 बिलियन ही हो स्टेट बैंक में, तो 4 बिलियन का उसमें तेल लेकर आप कैसे रख सकते हैं? और फिर अगर आपने तेल लेके रख लिया, पेट्रोल लेके रख लिया और प्राइस गिर गई, तो हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को फिर वो करप्शन से कम तो कोई बात ही नहीं करेगा कि तुम करप्ट थे, तुमने लिया। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये बात अगर नहीं सर, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए। कोरोना के दिनों में ऑयल प्राइसेस तो ज़मीन पे गिरी हुई थी, कोई बंदे के पास रिजर्व्स हो तो आप लेके रख भी सकते हैं अच्छे वक्तों में।
रिजर्व्स होने चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है कि नहीं होने चाहिए। हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 21 दिन के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे होते हैं कि उनके पास होगा तो हम ले लेंगे, नेशनल लेवल पे होने चाहिए। आप देखें, गुजारिश मेरी ये है कि एक तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमेशा जो होते हैं ना, वो तो हुकूमतें लेकर एक तरफ बंद कर देती है, ठीक। उससे आसान तरीका हमारे लिए है कि अगर आप समझते हैं कि 21 दिन का रिजर्व ना काफी है, और बिल्कुल ना काफी है, तो आप उसको कह दें कि यार हम चाह रहे हैं कि एक हफ्ते, एक 3 महीने के अंदर आप इसको 21 दिन से 28 दिन कर दें, उसके बाद 28 दिन से 35 दिन करवा दें, और 6-7 हफ्ते का रिजर्व आप कमर्शियल रिजर्व कर लें। और उसके बाद हुकूमत चाहे तो अगर 15-20 दिन का रिजर्व और कर ले तो कर ले। लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है सर, आपके पास गंदम के भी रिजर्व नहीं होते, जितना आप खाते हैं उसको उतना भी शायद अल्लाह करे गंदम हो जाए, हमको कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सीरियसली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान अगर आप 1 महीने का और रिजर्व करते हैं तो $4 बिलियन का और खर्चा होगा। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने एक वो डीज़ल की प्राइसेस में नॉर्मली थी जिससे को 150 रुपया ज़्यादा रिफाइनरीज़ को जा रहा था, वो आपकी तजवीज़ हुकूमत ने सुन ली, उसकी इस्लाह कर ली। लेकिन अभी एक IMF ने तलवार लटकाई हुई है, वो कह रहे हैं 80 + 80 160 पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर लेवी आनी चाहिए। 106 हम ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर से, डीज़ल पे अभी 0 है। अब 2 तरीके हैं, या तो बजट से निकाल के पैसे दे दें या आप किसी एक आइटम पर लेवी लगा दें। अब क्या करें? देखिए, पेट्रोल पे इस वक्त 80 नहीं है, 107 रुपए गालिबन लेवी है। हमें जब ये क्राइसिस 106 है। शुरू हुआ, 106 सॉरी, 107 106, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो हमें ये बताया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करेगी और वो पैसे बचाएगी ताकि आवाम पे बोझ ना आए। तो वो पता नहीं, या तो वजीर आज़म साहब ने अपना इरादा बदल दिया, ऑस्टेरिटी से थक गए। अगर वो ऑस्टेरिटी कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि भाई अगर आप ये 2 महीने ड्यूटी अगर नहीं लगाते, मिसाल के तौर पर डीजल पर लॉबी 80 रुपए इस वक्त, तो उसके कितने पैसे होते हैं? वो 100 अरब रुपए होते हैं। वो 100 अरब रुपए कहीं और से बचा लें आप, 100 अरब रुपए आप PHDP पे एक और काट मार दें, 100 अरब रुपए सूबों से वापस ले लें। लेकिन हमारे यहाँ ये ना कि हमने अगर ये कसम खा ली है कि बहुत सारा आवाम के ऊपर डालना है, हमने सिर्फ बातें करनी है, तो फिर यही होगा कि वो कहीं ना कहीं डीजल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर टैक्स लगा देंगे। वैसे भी जो 26 रुपए पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया है वो डीजल के 35 रुपए के बराबर है, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आजकल पंजाब में और सिंध के अंदर वीट की हार्वेस्टिंग हो रही है, वीट की कटाई हो रही है, और इस वक्त गंदम की कटाई के एंड सीजन के अंदर अगर डीजल मजीद महंगा कर दिया तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखराजात में से कहीं 100 अरब रुपया काट ले। जो हुकूमतें 30,000 अरब रुपया खर्च करती हैं साल का, सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत मिलाकर, उसको 30,000 अरब रुपए में से 1% भी काट ले तो वो 300 अरब रुपया होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये थोड़ी सी ऑस्टेरिटी या थोड़ी सी किफायतशारी इतना मुश्किल है। तो मेरा तो मशवरा यही होगा कि आप इसको इस वक्त डीजल पे कम से कम 1 मई के महीने में टैक्स ना लगाएं और थोड़ी सी किफायतशारी कर लें। मुझे यकीन है कि ये ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं पैसा बचाने का। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर-ए-ख़ज़ाना हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।